साथियों, आखिर क्यों बंगाल सरकार और गवर्नर दोनों आमने सामने खड़े हो चुके हैं? क्यों ये मुद्दा अदालत में जा पहुंचा है? कैसे एक प्रोजेक्ट यूपी और दिल्ली की किस्मत बदल देगा? कैसे एक झूठी बम धमकी से मुंबई शहर हिल गया? और कैसे बदलते मौसम का शिकार बनता जा रहा है आस्था का केंद्र बाबा अमरनाथ की शिवलिंग? सब डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे आज के रिमाइंडर के एपिसोड में। पर उससे पहले हेलो एंड वेलकम इन रिमाइंडर, एक ऐसा शो जहां होस्ट यानी कि मैं आपसे बात करता हूं पिछले 24 घंटे की हर बड़ी बात पर। साथियों, शुरुआत करते हैं दिन की सबसे बड़ी और पहली खबर से। बंगाल सरकार और राजभवन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके हैं और ये पुराना झगड़ा अब अदालत में जा पहुंचा है। दरअसल इस मुद्दे को अगर आसान भाषा में समझें तो सरकार का मानना है कि उनके पास किए गए बिल जल्दी कानून बने, लेकिन उन बिलों को राज्यपाल अपने ऑफिस में धूल खाने के लिए छोड़ देता है। वहीं कुछ बिलों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। सरकार का मानना है कि उनके बिलों को कानून बनने में देरी की जा रही है। वहीं राज्यपाल का कहना है कि ये देरी नहीं, ये एक सिस्टम और प्रोसेस है जिसे फॉलो किया जा रहा है। पर सवाल है कि ये मुद्दा आखिर इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि कोई बिल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, एक राज्य की तकदीर होती है। और अगर कोई बिल पास होकर कानून नहीं बनता तो प्रशासन व्यवस्था सही से नहीं चलती। पर स्पेसिफिकली जिस बिल की वजह से बहस चल रही है वो है यूनिवर्सिटी और वाइस चांसलर की नियुक्ति। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ बिल यूनिवर्सिटी सिस्टम और वीसी चेन से रिलेटेड है, जिसका मतलब हुआ कि लड़ाई सिर्फ कौन सही है कि नहीं है, बल्कि राज्य के शिक्षण संस्थानों पर आखिरी नियंत्रण किसका होगा की है। पर अगर दो संवैधानिक पद आपस में टकरा जाए तो खामियाजा आम जनता को, स्टूडेंट्स को, टीचर को उठाना पड़ता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे दफ्तर की चाबी खोलने के लिए दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं। साथियों, बात करें अगर अगली खबर की तो सरकार ने 14,115 करोड़ का बड़ा इंफ्रा बजट मंजूर किया है, जिसमें दिल्ली के लिए एक 6 लेन टनल और यूपी के लिए एक हाईवे जो 117 किलोमीटर लंबा होने वाला है मंजूर हुआ है। इसे आप ऐसे समझो कि टनल ट्रैफिक को कम करेगा, वहीं जो हाईवे है वो छोटे शहरों को बड़े शहर की इकोनॉमी से जोड़ेगा। ये टनल अपने आप में खास है क्योंकि ये द्वारका एक्सप्रेस, साउथ दिल्ली और आईजीआई एयरपोर्ट को आपस में कनेक्ट करने वाली है, जो दिल्ली के ट्रैफिक कंट्रोल को कम करने में काफ़ी मदद करने वाली है। अगर बात करें यूपी वाले 117 किलोमीटर लंबे हाईवे प्रोजेक्ट की, तो ये कानपुर कबराई कॉरिडोर को बेहतर करेगा और सफ़र के दौरान लगने वाले समय को तेजी से गिराने का दावा भी किया जा रहा है। अगर आप रवीश कुमार की समय बचाकर कर ही क्या लोगे वाली फिलॉसफी को फॉलो नहीं करते तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। और सड़कें सिर्फ समय नहीं बचाती, ये छोटे गांवों को बड़े गांवों से, बड़े गांवों को तहसीलों से, तहसीलों को जिलों से और जिलों को महानगरों से जोड़ती है, जो एक फ्लो क्रिएट करती है सभी लोगों को एक आसान जीवन देने के लिए। साथियों, अगर घर में किसी भी कमाने वाले आदमी से पूछा जाए कि उसके जीवन का सबसे कठिन दौर कौन सा था, तो उन कठिन दौरों में एक कोरोना वाला पीरियड जरूर आएगा और वही कोरोना आंध्र प्रदेश में दोबारा आ रहा है। दरअसल रिपोर्ट के हिसाब से 8 एक्टिव केस और 2 लोग कोरोना की वजह से मर चुके हैं और फिलहाल आंध्र प्रदेश का हेल्थ सिस्टम अलर्ट पर है। आसान भाषा में फिलहाल कोई बड़ी लहर नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है और कोरोना की शुरुआत क्या कर सकती है ये सब हमने देख रखा है। अगली खबर बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ से जुड़ी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से बाबा बर्फानी की शिवलिंग 90% तक पिघल चुकी है, वो भी 5-6 दिनों के अंदर। अगर आपको जानकारी नहीं है तो बता दूं कि अमरनाथ में बर्फ से शिवलिंग का आकार बनता है, जिसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं, जो किसी समय तक 57 दिनों तक रहता था और अब इसके पिघलने का समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जब ऐसे किसी तीर्थ स्थल की प्राकृतिक विशेषताएं बदलती है तो ये पर्यटन, पर्यावरण और मौसम तीनों की अनुकूलता पर सवाल उठाता है। भारत के पूर्व कतर अमीर के सम्मान में एक राष्ट्रीय शोक अवकाश रखा गया है।
ये एक विदेश नीति का औपचारिक इशारा है जो ये दिखाता है कि देशों के बीच के संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। आम भाषा में कभी कभी कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार खामोशी और सम्मान होता है। अगली खबर है मुंबई ताज होटल से जुड़ी। एक कॉल आता है जिसमें ये धमकी दी जाती है कि इस होटल पर बम हमला किया जाएगा और ये धमकी सिस्टम को हाई अलर्ट पर डाल देती है। जांच करने पर पता चलता है कि ये सिर्फ एक खोखली धमकी थी। उद्धव सेना के एक नेता पर गौमूत्र वाले मामले में राजनीतिक, परिवार और अंधविश्वास को एक साथ लाके खड़ा कर दिया है। दरअसल शिकायत के बाद अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज हुआ। ये मामला इसलिए हैरान करता है क्योंकि ये सिर्फ घरेलू विवाद नहीं रहा। कानून इसमें से अंधविश्वास को अलग करके देखता है। अब बारी है कुछ वन लाइनर्स की। बंगाल की खाड़ी में 4.5 तीव्रता वाला भूकंप देखने को मिला। झटके आंध्र प्रदेश तक महसूस हुए। आंध्रा के पर्यटकों की वियतनाम बोट हादसे में मौत हुई। टीसीएस ने एआई डेवलपमेंट के लिए बड़ी टीम बनाने की बनाई योजना। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं मिलता हूँ कल इसी शो और ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब